नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आज बात वन नेशन वन इलेक्शन पर मचे सियासी घमासान की। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे शीतकालीन सत्र में पेश करने की बात कही। उम्मीद की जा रही है कि एक देश एक चुनाव को 2029 से लागू किया जा सकता है, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों ने एक देश एक चुनाव को लेकर विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस तो विरोध कर ही रही थी, अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को बीजेपी की रिपोर्ट बताकर पूरे देश को इसमें उलझाने का उन्होंने आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए एक देश एक चुनाव को लागू करने में सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही इस पर मोहर लगेगी और इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो बयान आए हैं एक देश एक चुनाव पर वो देख लेते हैं। अलग अलग दलों के अलग अलग नेता क्या सोचते हैं एक देश एक चुनाव के मामले। ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। से ये बात सोच भी रहे हैं किस तरह करेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के अंदर से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? अलग अलग स्टेट के अलग अलग वो हैं। कल कोई स्टेट के अंदर, छोटी स्टेट है, उसके अंदर कोई आपस वो हो जाता है कि किसी सरकार के खिलाफ विश्वास आ जाता है या मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है, उस सूरत में क्या होगा? तो ये किस तरह से करेंगे हमारी समझ में तो आता नहीं। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो। लोगों के जो सवाल हैं वही सवाल आज हम देश का सवाल में भी उठा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध पार्टियां क्यों कर रही हैं, विपक्ष क्यों कर रहा है, आखिर उनको क्या अंदेशा है? एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार के सामने क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? एक देश एक चुनाव क्या लोकतंत्र पर कुठाराघात है? आज़ादी के बाद से लेकर 1967 तक, यानी 1992 से 1952 से 1967 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, अब क्यों नहीं हो सकते? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुजाता पॉल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अनूप सांडा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और अश्वनी उपाध्याय
लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप सभी का स्वागत है। अनूप सांडा जी, कांग्रेस तो कर ही रही थी विरोध, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि साजिश है, उलझाना चाहती है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन में पूरे देश को उलझाना चाहती है। कहां उलझन है और क्या साजिश है? उसी में एक बात उन्होंने कही, और वो सोचने की बात है कि 191 दिनों में 18,000 पृष्ठों से ज्यादा की रिपोर्ट बन रही है। तो कितना गहन अध्ययन हुआ होगा, कितना चिंतन हुआ होगा, ये बात हम सब लोग समझ सकते हैं कि एक दिन में 100 से ज्यादा पृष्ठ उस रिपोर्ट के लिखे जा रहे हैं। तो इसका लगता है कि कोई ड्राफ्ट पहले से तैयार था और उसी ड्राफ्ट को इम्पोज कर दिया गया जी। दूसरा सवाल यह है कि हमारा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान हमेशा हटा करके रखना चाहती है, और भाजपा और संघ की विचारधारा का बड़ा पुराना एक तरीका रहा है कि बड़े अलंकारिक भाषा में नारे गढ़ने का, एक देश एक प्रधान, एक देश एक संविधान, ये वन नेशन वन इलेक्शन। आप सोच करके देखिए, अभी आपने कहा है 1962 से लेकर के 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे, 1952 तब की, हाँ मैंने कहा 52 से 1967 तक, तब कितने पोलिंग बूथ होते थे, आज कितने पोलिंग बूथ होते हैं? तब की चुनाव की व्यवस्था क्या थी? तब बैलेट पेपर्स होते थे, आज ईवीएम्स होते हैं। इतनी ईवीएम कहां से आएगी, इतनी ईवीएम कहां से लाएंगे? और एक खर्च घटाने का दावा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इससे खर्च बड़ी तादाद में बढ़ने वाला है। कितनी मैन पावर लगेगी? और फिर उसके बाद आप निकाय के चुनाव जो कराएंगे, स्थानीय नगर निकायों के या पंचायतों के चुनाव, उसके 100 दिन के बाद कराएंगे, तो फिर वही चीज आ गई। बल्कि होना चाहिए आप था कि इतना क्यों सोच रहे हैं? ये तो सरकार का काम है ना। मैं तो मंशा की सरकार बात कर रहा हूँ, आपको मंशा पर नहीं, क्या हम शक है? तो- चलिए चलिए, मैं हम आऊंगा तो आपके पास, सरकार- सुजाता जी से बात कर लूं, फिर उसके बाद नहीं, अनिरुद्ध मेरी जी बात से। पूरी, नसर भाई मेरी बात पूरी हो जाने जी। दें। इस सरकार की मंशा पे शंका इसलिए है कि ये सरकार लोकतंत्र की आड़ में, संविधान की आड़ लेकर के इस देश में तानाशाही कायम करना चाहती है। और हमारा यह मानना है कि जिस तरीके के इसमें परिवर्तन होने वाले हैं, वो परिवर्तन मामूली परिवर्तन नहीं है। आपने इस बात को देखा होगा भली बात कि एक चीज ये भी उसमें है कि अगर किसी राज्य में किसी विशेष परिस्थिति में मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो उस विधानसभा की अवधि मात्र उतनी होगी जब तक अगला लोकसभा का चुनाव नहीं आ रहा है। तो खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, चलिए मान लीजिए एक विधानसभा, चलिए, सुजाता जी से पहले मैं 28 साल बाद रिएक्शन ले लोकसभा लूं। का क्या चुनाव है, मंशा तो है कितना सरकार खर्च की, बढ़ क्या जाएगा? अंदेश है, क्या क्या आपको आशंकाएं हैं असल में? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही एक अपना पूरा बेसिस रखा है कि ये चीज होनी चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए, तो उसी पर सवाल इसलिए उठते हैं कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग अगर सजेशन सरकार को देती है तो उसके ऊपर पूरा बेस कर देना, पहली बात तो यहीं पे गलत है। और ये मूलभूत स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है उसके खिलाफ है। कैसे? क्योंकि हम एक संसदीय प्रणाली में रहते हैं, मगर संसदीय प्रणाली में ना विश्वास है ना संविधान में विश्वास है। आप मुझे बताइए कि जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, तो उसी प्रकार से अगर अब कोई सरकार गिरती है केंद्र में, तो क्या जितनी राज्य की सरकारें होंगी उन सब में दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा हर बार? ऐसा हो सकता है क्या? अगर अभी चुनाव हो रहे हैं जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और आप चुनाव करवाते हैं अगली बार, उसी तरह से जिन राज्यों के चुनाव उसके पहले होंगे, आप उनका क्या करेंगे? आप उनको बर्खास्त करेंगे। यानी कि आप संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते, इसलिए बर्खास्तगी में विश्वास करते हैं। और ये तो साफ है ही ना कि जहां पे आपको एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत करना चाहिए था, वहां पर आप ही जाकर सरकारों को गिरा देते हैं राज्यों में। तो जो इस वक्त मंशा है सरकार की, पहली बात तो शॉर्ट टर्म गोल है कि चुनावों के समय जो राज्यों में चल रहे हैं आप ध्यान भटकाएं, मुद्दों से अलग ले जाए, ताकि सारी बहस जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर हो जाए। और लॉन्ग टर्म गोल, आखिरी बात कह रही हूँ, लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आप संविधान को बदले, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से
जो प्रणाली बनाई गई थी 1952 से जरूर वो चली इलेक्शंस में, जो 15-20 चलिए साल ठीक है, ठीक है। अब उससे जवाब भी सुन लीजिएगा। अनिरुद्ध जी, जवाब अपना तैयार रखिएगा। मैं ज़रा एक कानूनी पहलू और संवैधानिक पहलू जो है वो ज़रा ले लूँ अश्वनी जी से। अश्वनी उपाध्याय हैं, जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्वनी जी, कहाँ कहाँ अड़चनें आएंगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी साफ नहीं है जो मसौदा है। मेरा नाम अश्विनी दुबे है जी, अश्वनी दुबे जी, माफ कीजिए। उपाध्याय जी को भी, उनका भी, वो पायनियर हैं, उन्होंने बहुत काम किया इस पर, आपने उनको याद किया। जी देखिए, दो बातें समझिए। वन नेशन वन इलेक्शन 1967 तक, जैसे आपके अभी एक पैनलिस्ट ने बोला भी 52, 57, 62, 67 में हुआ, लेकिन कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ और अन्य कुछ कारणों से अलग अलग समय पर होने लगे। अब अनुच्छेद 83 जो पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का दोनों का इलेक्शन है, उसकी टाइमिंग की बात करता है 5 इयर्स। तो एक तो वहां ये इंश्योर करना पड़ेगा जैसे कि समय फिक्स नहीं है, हर 12 महीने हम चुनावी मोड में, कहीं चुनाव 2024 में है तो कहीं चुनाव 25 में है, फिर 26 में है, फिर पार्लियामेंट 29 में है। तो एक तो सबको एक कंसेंसस पर लेकर आना, ये पहला इंपॉर्टेंट इशू होगा। और वो कंसेंसस तब बनेगा जब 50% से ज्यादा राज्य इस पर सहमति देंगे। तो जिन राज्यों में चुनाव हुआ, किसी का आपको टेन्योर कम भी करना पड़ेगा, किसी का एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो संविधान में इसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी और संशोधन करने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आर्टिकल 172 जो है राज्य विधानसभाओं की जो अवधि से जुड़ा है। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए हैदराबाद का, आंध्र प्रदेश का इलेक्शन, तेलंगाना का इलेक्शन देखिए, उड़ीसा का इलेक्शन देखिए, तो इन राज्यों में मान लीजिए कि जो सेंटर जो की गवर्नमेंट है उसके सहयोगी या उस पार्टी की सरकार नहीं है, तो वो रेसिस्टेंस करेंगे, तो कहेंगे भाई हमारा तो कार्यकाल 2030 तक जाएगा या 31 तक जाएगा, तो आपने तो हमारा टेन्योर कम कर दिया, हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए दूसरी कंसेंसस। तीसरा, आर्टिकल 85 वो कहता है कि जिन जगहों पर अचानक आपको हंग असेंबली या वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी असेंबली, क्योंकि लोकसभा के साथ इलेक्शन करना है, तो वो सरकार भी कह सकती है, तो उसकी भी कंसेंसस की जरूरत पड़ेगी। और राज्य विधानसभाओं का जो विघटन है, फिर कुछ जगहों पर आर्टिकल 356 में जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने से है, उसके अलावा एंटी डिफेक्शन को आपको बदलाव करना पड़ेगा। अब इस कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है। इनमें से ज्यादातर में राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी होगा। अब संसद में कैसे पास होगा वो रूलिंग डिस्पेंशन को पता होगा। अच्छा, एक आसान भाषा में एक छोटा सा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और कानून बन गया कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, तो क्या 2 साल की ही सरकार को बर्खास्त कर देंगे या हटा देंगे? नहीं, वो ज्वाइंट मोशन की फिर सरकार वहां पर फॉर्म कर सकते हैं कि जो अभी सरकार चल रही है उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन सबके सहयोग से या तो आगे करें या सिर्फ 2 साल का ही इलेक्शन करवाएं। एक बात ये भी हो सकती है कि अगला जो इलेक्शन होगा कि आप जैसे ही खत्म हो रहा है उसके बाद जो अगला इलेक्शन हो 2 साल बाद फिर से हो। तो इसी सब संशोधनों की जरूरत है, इसीलिए अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 85। ठीक है, कितना ये आसान होगा इस पर मैं आऊंगा, जरा जवाब ले लूं। अनिरुद्ध जी, आपने सबकी बात सुन ली और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की अपनी अपनी आशंकाएं हैं, अपने अपने अंदेशे हैं कि क्या करने जा रही है सरकार। अभी तक कुछ साफ नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही कह रही है। जी देखिए, 1952 से लेके 1967 तक जब चुनाव हुआ तो नेहरू जी तानाशाह नहीं थे, नेहरू जी बहुत अच्छे थे, कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही थी। जब कॉन्टिन्यूस विधानसभा भंग किया जाने लगा कांग्रेस सरकार के द्वारा, तब उसके बाद धीरे धीरे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके बाद 68-69 ही कॉन्टिन्यूस हुआ। 62 पार्टियों से कंसल्टेशन किया गया, 47 पार्टियों ने रिप्लाई दिया, 18,000 पेजेस बने। अब जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, माफियागिरी में इंटरेस्ट रहता है, तो उन पार्टियों के लोगों को लगेगा है कि 100 पेज कैसे एक दिन में लिखा जा सकता, कैसे पढ़ा जा सकता है। दूसरी चीज ये आती है कि क्या कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो हर मोड में हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमेशा देखिए हम लोग डिबेट करते हैं, पता चलता है हम समाजवादी पार्टी हम पे, कांग्रेस हम कांग्रेस पे, हमेशा अटैकिंग मोड में बने रहते हैं। एक जब कंक्लूड हो जाएगा, वन टाइम इलेक्शन होगा, 2 से 3 महीने के अंदर सारे इलेक्शन प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। एक तो पैसा कम लगेगा, दूसरा चीज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारा फोकस हो जाएगा,
और साथ में हम आगे चल के ग्रोथ की बात करेंगे। लेकिन अगर ये लोग यही करते थे डिजिटल इंडिया का भाई यूपीआई के थ्रू, तो राहुल गांधी की थैली फाड़ के दिखाते तो संभव नहीं है। आज पूरे विश्व में 50% ज्यादा यूपीआई पेमेंट किसका होता? भारत का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे जो वैक्सीनेशन की बात हुई, ये हुआ तो पोलियो इतने साल में हुआ, ये इतने साल में हुआ, लगभग 10 लाख के आसपास बूथ है पूरे भारत। देखिए अनिरुद्ध जी, जो पहला चुनाव की आपने जिक्र किया 1952 से 1967 तक, उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं थी। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, वो चुनाव हुए और वो चुनाव थे, पहले चुनाव थे, और सभी राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हुए, तो उसमें किसी तरह के संशोधन की संविधान में जरूरत नहीं थी। और जब डिसॉल्व हुई, विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो फिर चुनाव का ये जो सीक्वेंस है ये गड़बड़ा गया, अलग अलग चुनाव होने लगे। और दूसरी बात ये है कि एक अंदेशा जो है वो ये है कि सरकार चर्चा में रहना चाहती है, सरकार बड़े बड़े ख्वाब दिखाना चाहती है इस देश को, इस देश में एक ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि हमसे बेहतर सोच ही नहीं है किसी की देश को लेकर, खर्चा कम हो जाएगा, वर्क फोर्स कम लगेगा। हालांकि होना कुछ नहीं है, चुनाव तो चुनाव है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मुझे आने दीजिए उस पे। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ख्वाब दिखाना चाहिए और उनको पूरा भी करना चाहिए। जैसे कहा गया राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बताओ, इसी डिबेट में खूब चर्चा होती। जब राम मंदिर बन गया, ये होता 370-35, ये कौन हटा सकता किसी के? अच्छा, 370 हटाने का फायदा क्या हुआ? आप मुझे जरा बताइए, 370 हटाने का फायदा क्या हुआ? वहां जाएंगे, वहां डेवलपमेंट देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए, वहां एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखिए, वहां टूरिज्म आप देखिए कितना तेजी के साथ वहां विकास हो रहा है, वो आप देखिए, वहां मिलिटेंसी घटनाएं देखिए वहां हुआ। ये बात आती वन नेशन वन इलेक्शन पे होता है। वन नेशन वन इलेक्शन पे है भाई, पार्लियामेंट कमेटी में कंसल्टेशन किया गया, 99 में लोग क्या कहते हैं, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया, इवन समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जी ने भी इंडोर्स किया हुआ था, उनका वक्तव्य भी निकाल के देखिए। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या है कि ये एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ये तो संभव नहीं है, बाकी सारी चीजों का ठीक है, आप सार्थक चर्चा करिए, इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, अभी विंटर सेशन में आएगा, उस पर सार्थक चर्चा करिए, उसको सीधे। लेकिन जो एक माइंडसेट बन चुका है ना कि हम विरोध में बैठे सीधे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सुजाता जी, एकदम से विरोध क्यों, बिना समझे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फर्जी डिग्री वाले हैं वो बता रहे दूसरों को कि कौन पढ़ा लिखा है नहीं, और हमें सोनिया किसी गांधी के जी की ऊपर डिग्री सवाल तो उन्होंने नहीं अप्रोच उठाना किया था ना चाहिए। कि उसके बाद में टाइटल एरर है, लोकसभा के अंदर उन्होंने बाद में अलग नामा के टाइटल एरर है उनकी मास्टर डिग्री को बीच में नहीं बोला, आप बोलने नहीं दूंगी अगली बार जब आपका टर्न आएगा, तो बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला। अभी नहीं बोलने दूंगा। 1952 से 1967 वाले जब चुनाव हुए तो उसमें जो हमारा संविधान, हमारी संविधान की खूबसूरती देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ना मानती है ना उसे रखना चाहती है, उस संविधान की खूबसूरती ये थी कि उसमें संशोधन का ऐसा प्रावधान था कि आप प्रावधान कर सकते हैं अगर आपको कोई बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज करना चाहिए। लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करना ही कोई क्यों चाहेगा? समय के साथ बदलाव होता है और कहीं पे कोई बहुत ही जरूरत समाज में बदलाव की होती है, कानूनों में उसके हिसाब से बदलाव की जरूरत है, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जब जी में आए उठाओ आप बदल दो। 1952 से 67 का इन्होंने बता दिया। क्या इन्होंने बताया कि जब 13 दिन की सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस समय ये जो प्रावधान अभी मौजूद है हमारे संविधान में, उसी के हिसाब से हमने किया था ना। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी सरकार में तो मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये प्रावधान भी है। तो इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि जैसे हमने लोकसभा के चुनावों में देखा कि मोदी जी का पूरा चुनाव का शेड्यूल था वो किस प्रकार से था, उनको जहां जाना है उसके हिसाब से चुनाव हो जाना है। अगर एक राज्य में एक साथ एक के बाद एक चुनाव ये नहीं करवा पा रहे, बीच में लंबे गैप दे रहे हैं कहीं पर, मतलब कोई सिस्टम नहीं है उसका। इसका मतलब ये है कि मोदी जी की कन्वीनियंस के लिए वो सोच रहे हैं अमृत काल में अमृत पान करके हमेशा के लिए वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। अब जब हम बात करते हैं कि नेहरू जी ने क्या सोचा था, तो नेहरू जी ने जो सोचा था उसी के हिसाब से, और केवल उनके हिसाब से नहीं, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहां पे इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह सब थे भी ना, तो उसके हिसाब से जो संविधान बना है आज हम उसके तहत है। तो नेहरू जी की नकल करने के मैं आना चाहता हूं, अगर मुझे आप इजाजत दें 10 सेकंड के लिए। मैंने तो अपनी बात मैं आऊंगा करी और ना मैंने आपके बीच में चलिए जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, फिर तो
नेहरू जी की नकल करने के लिए आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये कहा जा रहा है कि खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो आपको याद करा दूं कि जब केंद्र के चुनाव होते, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस समय जो यूनियन बजट होता है पिछले 5 साल का, उसका 0.02% जो है उतना खर्चा आता है। कहा जाता है कि बहुत खर्चा आएगा। भाई राज्य चुनाव अलग अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव के साथ नहीं होते, तो राज्य ठीक है, इसका खर्चा ठीक है। उठाती है और most अनिरुद्ध जी probably जवाब उसका दीजिए। खर्चा भी इतना ही होगा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना लोग केंद्र संविधान का की होता है। बात करते हैं, आपातकाल लगा के संविधान के प्रियम्बल को, मूल भावना को बदलने वाली इंदिरा गांधी अरे कहाँ आज से के संवैधानिक मुद्दे थी, पे कहाँ बहस टूटा करवा करती, लीजिए बहुत ना ऐसे इनसे। तानाशाह रवैया था कि नहीं था। आज का 42वां तो संशोधन जवाब करके है उन्होंने नहीं ना। 5 साल को आज 6 साल अरे किया था। पीछे पेपर आया है, 50 साल को पीछे 6 मत साल जाइए किया था, सर। नहीं पेपर किया आ था। रहा है, वन इसलिए नेशन मैं ये वन कह रहा हूँ कि इलेक्शन ये का। लोग पहले बस संविधान की दुहाई न दे ये और जवाब लोकतंत्र की दे दुहाई रहे न हैं दे, किसी और क्योंकि पेपर 5 साल का। को 6 साल, जब उसके तैयारी बाद तो करिए, जिन्होंने आपको आपातकाल पढ़ाई लगाया, लिखाई जब इनकी करके चुनाव आ रही, पढ़ाई उसको लिखाई नहीं जनता करी पार्टी ना। सुजाता सरकार जी है, सुन लीजिए, 44वां ठीक है। संशोधन करके 42वां संशोधन को नील किया गया, तब इन्होंने 6 अरे साल की पढ़ाई सरकार लिखाई कर दी करवा थी। देते, और अटल ये बिहारी बात कर रहे हैं वाजपेयी की यहाँ पे, सरकार क्यों और गई थी, नेहरू भाई जी यही से नहीं बता सीखना दें। है, वो अगर उनसे ऐसा नहीं, हाल संविधान होगा बनाने तब वाले क्या अम्बेडकर होगा बाबा ये से उन्होंने बता चुनाव दें। हरवाया, इसलिए उनसे नहीं सीखना है। ना राहुल गांधी, इतना अरे डर है कि वो कहते हैं कि जनता के देखिए बीच में जाना, इसका एहंकार डर क्या है? सीखना भाई तो 1 पड़ेगा ही नेशन ना। 1 इलेक्शन में जैसे सबको कांग्रेस साथ लड़ती लेकर थी कैसे चुनाव, चलेंगे अगर अगर ये आने वाले सीखेंगे टाइम में नहीं। जिसका जहां पे होगा वो वहां अरे पे चुनाव जीतेगा। पेपर आ रहा है वन नेशन नजर वन भाई, मैं एक इलेक्शन बात का, भी कहना चाहता हूँ, कभी बार ये बार ये कहते हैं नेहरू ये जी लोग का कैसे पेपर करें कैसे का जवाब करेंगे। देने 10 लगते लाख हैं, पोलिंग स्टेशन है, कभी जनरल ये इलेक्शन होता है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन होता के है, पेपर का सिर्फ कुछ उसमें और वीवीपैट पार्ट की बता मशीनों को देते हैं। बढ़ाना है। तो इतना अरे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के अंदर समझाइए। मौजूद है, इतनी कंपनियां भारत के अंदर मौजूद है, पीएसयू मौजूद है भारत का, वो तो वीवीपैट बना देंगे 1 साल के अरे अंदर, पीएसयू ईवीएम का बना देंगे, क्वेश्चन कैसे पोलिंग आ गया स्टेशन वन 10 नेशन लाख वन है। इलेक्शन में? दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जहां पे बैलेंस अरे वोट होता था, चुनाव पीएसयू चुनाव पे का भागते थे, सवाल चुनाव जीतते थे। वन नेशन वन इलेक्शन के पेपर में कैसे आ गया? अबुल जी आप ही बता दीजिए मुझे, कोई आप तर्क बताओ हो। ना, तो आप प्रियम्बल की, संविधान की मूल भावना को आप बड़ी बात करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं को इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल कुचल दिया, तो नहीं कुचल दिया था, उन्होंने क्या किया, आपातकाल और लगाया कि नहीं लगाया था? और नेहरू जी ने देखिए जो पीछे लिखा, क्या हुआ, अम्बेडकर जी ने जो लिखा, अनिरुद्ध जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, 50 साल पहले क्या हुआ, 75 साल पहले क्या नहीं, हुआ, 50 साल इंदिरा पहले गांधी यही ने लोग क्या बात किया, करते हैं ना नेहरू ने बार-बार। क्या किया, नहीं, इसको क्यों नहीं छोड़ चर्चा दीजिए ना, होगी? हम आज की नसर भाई, मौजूदा बात चर्चा कर रहे हैं होगी, सर, जब ये लोग आने चर्चा वाले करेंगे देश तो की इनके बात कर पास रहे हैं, चर्चा आने वाले होगी। भविष्य की बात कर रहे हैं। आने वाले भविष्य की बात नहीं, आने वाले भविष्य को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1000 1 साल की इलेक्शन बात जरूरी है कर रहे हैं। भारत के लिए। 140 करोड़ 150 करोड़ पॉपुलेशन हमारी हो रही है, 1000 यहाँ पे साल 80% उसके होते रहते हैं, ना जरूरी आप है देश रहेंगे के ना लिए। मैं ना इन लोगों ने क्यों प्रधानमंत्री। छटपटाहट मच रही है? ठीक ये है, बताएं नहीं, छटपटाहट तो आप लोगों को ठीक मच है, रही है, 1000 साल है, जीने की 150 इच्छा हो करोड़। रही है। का कारण ये नहीं है कि अगर आप आइए सार्थक चर्चा करिए ना, सार्थक चर्चा से कौन भाग रहा है? अरे तो आप तो ठीक है। सवाल ही गलत उठा देते हैं, आप जवाब ही गलत गलत क्वेश्चन सवाल का आप देने उठाते लगते हैं, हैं। सवाल भी ले आते हैं, वो दूसरे पेपर का सवाल है। सार्थक चर्चा अब करिए समझे, ना, वहां वन पे जाके नेशन वन पार्लियामेंट इलेक्शन की बात हो रही है, पीएसयू की चलिए, बात नहीं हो वन रही नेशन है। वन इलेक्शन इतिहास पर का अश्विनी पेपर जी, नहीं है। ठीक है, 150 करोड़ की आपने बात की, 150 करोड़ की जनता है, भविष्य की बात हो रही है। अश्विनी जी, जो इसमें रिपोर्ट दर्ज की गई है और जितना इसमें स्टडी किया गया है, उसमें जिन देशों की बात की गई है वो छोटे छोटे देश हैं, जापान, स्वीडन, बेल्जियम या यूरोपियन कुछ और कंट्रीज़ हैं, या दक्षिण अफ्रीका है, इंडोनेशिया, ये छोटे कंट्रीज़ हैं। ये भारत देश बहुत बड़ा देश है, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर आखिर कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? नहीं, रिसोर्सेस के हिसाब से भी बड़ा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बड़ा है, और तमाम जो रिफॉर्मेटिव स्टेप्स दुनिया में होने चाहिए उस हिसाब से भी जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है। तो कहीं अभी बात हो रही थी, हमारे एक साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि 1952 में, 57 में, 62-67 में आबादी कम थी, पोलिंग बूथ थे, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी ने भी तो कितना इवॉल्व किया। उस हिसाब से आप देखिए ना कि कितने रिसोर्सेस हो गए, उस हिसाब से देखिए ई वोटिंग की भी परिकल्पना की जाने लगी, तो हिसाब से कैसे कैसे। अच्छा, जो खर्चों की बात आ रही है साहब, टेक्नोलॉजी में खर्चे जो हैं उस पर कंट्रोल रख जाएगा, चुनाव के ऊपर खर्च होता है सरकार का, देश का, उस पर कंट्रोल रहेगा। क्या वाकई इतनी परवाह करनी चाहिए देश को कि चुनाव पर इतना खर्च ना हो? देश, इतने बड़े देश के पैसा लिए किसका? पैसा हमारा और आपका है, नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है। वो नेता तो हमारे आपके पैसे से चाहे फ्रीबीज बांट दें और चाहे हमारे आपके पैसे से आपका बिजली का बिल बढ़ा दें और बाकी जो मास है उसको देना शुरू कर दें, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स पेयर्स भी कम है। सवाल वहां नहीं है, सवाल एक तो अगर ये कल है, को ये बात हो कि साहब इंटरनेट के जरिए वोटिंग कर दी जाए, खर्चा ही नहीं वो होगा। अभी
वो भी नहीं, इंटरनेट के जरिए वोटिंग करने के फिर आपको उस हिसाब से एडवांसमेंट देश के, आप अबूझमाड़ में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, तो मध्य प्रदेश के तमाम राज्यों में, उड़ीसा के राज्यों में ऐसे करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर दो बातें देखिए मैं कहना चाहूंगा। एक, कानून का विद्यार्थी होने के नाते 12 महीने इलेक्शन के मोड में होने में सिर्फ पैसा ही नहीं, आप देखिए मैक्सिमम कौन से लोग होते हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, वो होते हैं टीचर्स, वो मैक्सिमम होते हैं म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाले एम्प्लॉइज, वो मैक्सिमम होते हैं पंचायतों में काम करने वाले एम्प्लॉइज, वो मैक्सिमम होते हैं जिला कचहरी में जो जनता का काम निष्पादित करते हैं वो लोग। म्यूटेशन तहसीलदार करते हैं, लेकिन वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर बन के उनको देखना पड़ता है कि कहां कहां इलेक्शन करवाएं। टीचर पढ़ाने के बजाय वो बैलेट पेपर लेकर के पहले चुनाव की मैं आ रहा हूँ तैयारी सुजाता जी, करने आपके पास आ रहा हूँ। पहले चुनाव की तैयारी करने जाएगा, चुनाव की तैयारी करने के बाद वो फिर जो है बैलेट पेपर लेकर जाएगा, बैलेट पेपर वो वोटिंग मशीन लेकर जाएगा, ईवीएम, फिर वो जमा करवाएगा, फिर जिससे मैं काउंटिंग हो। तो जो उसका काम है निष्पादित करना, डिस्चार्ज करना अपनी ड्यूटीज, वो नहीं डिस्चार्ज कर रहा है। दूसरा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आज एक्सटर्नल एक्सीजेंसी तो है, यह इंटरनल इमरजेंसी भी देश में जिस तरह से देश के तमाम कोनों से आ रही है, उनको निपटने के लिए हमारे पास एक रैपिड पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर 12 महीने इलेक्शन के मोड में रहेंगी तो मैं समझता हूं कि देश में, जैसे हमारे पड़ोसी देशों में, मुल्कों में आप देखिए, किसी भी जगह, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहीं भी देखिए कि अस्थिरता की स्थिति है। कौन कंट्रोल कर रहा है? भारत की सेनाएं कंट्रोल कर रही है, भारत की। चलिए, जो राजनीतिक सवाल हैं, जो राजनीतिक जो अंदेशे हैं, जो आशंकाएं हैं राजनीतिक दलों को, प्रश्न का भी आपने एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं देने दिया। अब आपने कहा कि बाकी कंट्रीज के, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और यूएस को अगर आप मानते हैं तो वहां जाकर के आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस पैटर्न पर इलेक्शन मॉडल काम करता है। अब जो एक बात आपने पिछले उसमें कही, अमेरिका में जो गवर्नर के इलेक्शन होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो प्रेसिडेंट के साथ होते हैं। इंश्योर करने की, मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं, वो देखिए, वो पॉलिटिकल इशू पर मुझे मत फंसाइए आप। मैं सिंपल से उत्तर प्रदेश की बात की। अभी जो मॉडल है, उस मॉडल में एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात आई। वो यूनिटी गवर्नमेंट में तमाम राजनीतिक दलों के लोग, आयोग के सदस्य और जो रिफॉर्मेटिव काम करे, उन सब की उस पीरियड के लिए यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। कितना सफल होगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि 12 महीने के चुनाव से जनता जो है उब चुकी। उस इलेक्शन, नेता ज्यादा पैदा हो रहे हैं, प्रोडक्टिव काम करने वाले कम पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो जरूरत ये है। ठीक है अनूप जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा कुछ और सवाल लेकर। अनूप जी, ये बताइएगा, एक आशंका जो लगातार कही जा रही है, खासतौर से जो रीजनल दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी तरफ से, कि ये रीजनल पार्टीज को खत्म करने का एक टूल है वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, रीजनल पार्टीज की बात ही नहीं, हम तो पूरे देश की बात करना चाहते हैं। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के दो प्रमुख हथियार हैं, एक भय और दूसरा भ्रम। और ये उसी की राजनीति पूरे देश में कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी का एक अंग है हमारे विचार से। देश के जो मूलभूत सवाल हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पीडीए के साथ जो हकतलफी हो रही वो सवाल हो, जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा उससे जनता का ध्यान हटाने की कोशिश हो, इसलिए ये चीजें ला करके मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास हो रहा। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने भी और हमारे कानूनी विशेषज्ञ महोदय ने भी बड़ी समझदारी की बातें की। और भाजपा के मित्र ने तो यूपीआई की भी चर्चा कर दी, 370 की भी चर्चा कर दी, वैक्सीनेशन की भी चर्चा कर दी, डॉक्टर अंबेडकर तक भी चले गए। लेकिन भाई विद्वान लोग हैं, इनसे क्या बहस कर सकता हूं मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे बात बार बार आ रही कि खर्च कम हो जाएंगे, ईवीएम कितनी लगती है? और ईवीएम हमको आज की स्थिति में, जब एक देश में चुनाव होते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करनी पड़ती है। ईवीएम की हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर होती रहती है। एक साथ कितनी ईवीएम की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी उस चुनाव में? क्या है मामूली बात है? इतना बड़ा देश है, 7 चरणों में पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे। जब उसके साथ आप विधानसभा भी जोड़ देंगे, उसके बाद आप स्थानीय निकाय भी जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी तादाद में कितनी फांसी रहेगी? अनूप जी, जी ईवीएम तो सही है ना? अब नहीं, मैं ईवीएम की बात पे भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपने डिबेट 370 पे की और इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे की, इसलिए इसकी बात कर रहा हूं। मैं बात इस बात की करना चाहता हूं कि एक पार्टी ऐसी है, ये सरकार ऐसी है कि जो हमेशा ये राजनीति के मदारी लोग, जैसे मदारी किसी एक बात पे टिकता नहीं है, झोले से एक चीज निकालती, चूरन बेचता है, चूरन बेचने के बाद वो आंख का काजल बेचने लगता है, आंख का काजल बेचने के बाद दूसरी डिबिया बेचने लगता है। तो ये राजनीति की मदारीगिरी कर रहे हैं लोग।
कभी ये सवाल, कभी वो सवाल। अरे हम कहते हैं महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, देश की सीमाओं की असुरक्षा की बात करो, पीडीए को उसका अधिकार दिलाने की बात करो, जातिगत जनगणना की बात करो। ठीक है, उन चलिए सवालों पे अनिरुद्ध कोई जी से जवाब नहीं है। अनिरुद्ध जी का जवाब ले लूंगा। पहले सुजाता जी कुछ कहना चाह रही थी। जी सुजाता जी। जी देखिए, अभी बार बार कहा जा रहा है कि जो चुनाव है एक ही समय में हो जाएंगे। आप मुझे सोच के बताइए, विविधताओं का देश है और यहाँ पर अभी चुनाव कराने के लिए कितना लंबा समय लगा। मतलब 6 महीने साल आप ये चुनाव ही करते रहेंगे। सोच के देखिए कि कितना इम्प्रैक्टिकल है कि आप पूरे देश में चुनाव कराएंगे, हर राज्य में चुनाव होंगे, आप कहेंगे कि हमारे को चुनाव करवाने के लिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। तो जब आपने इस बार करीबन 2 महीने चुनाव करवा दिए, डेढ़ 2 महीने, तो आप मुझे बताइए अब की बार जब ये इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो क्या स्थिति नहीं होगी। ठीक है, पहले सवाल तो आप 6 उठाइए, महीने बेशक होंगे, आपके जो 6 महीने कंसर्न है वो होंगे उठाइए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, सुजाता जी, फिर जो 100 दिन के अंदर। आपके कंसर्न है आप बेशक उठाइए। अनिरुद्ध जी का यही कहना था कि एकदम से विरोध, अरे हम ये समझ में भैया नहीं आ रहा अपनी उनको। बात तो रखेंगे। अबुल जी की कैसी बात कर रहे हैं? जो चीज हमें दिख रहा है वो तो हमें बोलना ही है ना। वही तो सकारात्मकता तो यही है कि आप बहस करा रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं। और यही तो जो अभी अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि हम पूरे देश में जाएंगे, लोगों से वार्ता करेंगे और देखेंगे कि कौन क्या कहता। अब आप देखिए कि कोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति रहते हुए 2018 में ये बात कह दी थी कि ये चुनाव जो है एक ही बार में होने चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि पहले से क्या उन्होंने मन नहीं बना रखा है? वो है इस जो कमिटी है उसके हेड वो है। तो इस पर तो सवाल पहले ही बनेगा नहीं ना तो कि पहले उन्होंने भी तो सवाल उठे। प्री-डिसाइडेड माइंडसेट से किया है। 1999 में भी इस पर विचार हुआ था। बिल्कुल। देखिए, विचार होना, उस पे बहस होना ये बेहद आवश्यक होता है। लेकिन जिसका कोई तर्क ना हो उसको करने की कोशिश की तरफ जब आप कदम उठाते हैं और पूरे बायस के साथ करते हैं ठीक तो है, सवाल तो चलिए उठाने अनिरुद्ध होंगे ही। अनिरुद्ध जी, कुल मिलाकर मंशा पर सवाल है और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, पूरे देश में अपनी वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ ये हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस पैनल में अनूप जी हमारे बड़े भाई हैं, तो खुद विधायक रहे हुए। इनसे पूछिए अगर 7 चरण में चुनाव हुआ है तो 7 चरण में सिर्फ वीवीपैट और ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। फोर्स वही, मैन पावर वही, सब कुछ वही। लोकसभा, जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन दोनों एक साथ हो जाएंगे। और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है भारत का, इतने वीवीपैट, भाई अगर 10 लाख पोलिंग स्टेशन पे मान लिया 20 लाख वीवीपैट लगते हैं तो उसमें और 2 गुना लग जाएगा। उसको बनने में 1 साल 1.5 साल लगेगा, इससे ज्यादा कितना समय लगेगा। लेकिन क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं पे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। उसमें होता क्या है कि 3-3 4-4 बैलेट पेपर एक साथ लगते नहीं। क्षेत्र ग्राम पंचायत सदस्य का अलग चुनाव होता है, उसी में ग्राम प्रधान का अलग होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का अलग होता है, जिला पंचायत सदस्य का अलग होता है। और चारों बैलेट पेपर पे वही मतदाता जाता एक साथ वोट करके चला आता है। सेम इसमें होगा कि भाई लोकसभा और विधानसभा के 2 के लिए हो जाएंगे, दोनों के लिए अलग एक उसी में पैड हो जाएगा, उस पर वीवीपैट जुड़ जाएगा, ईवीएम मशीन रहेगा। जिसको उड़ीसा में, सर भाई उड़ीसा में चुनाव होता था, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हमेशा लोकसभा के साथ उनका विधानसभा चुनाव होता था और वह विधानसभा में बीजेडी जीतती थी। लोकसभा में लोकसभा में हमको एज मिलता था और विधानसभा में हमेशा वो जीतती रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता क्षेत्रीय दल, हाँ ठीक है, कंसल्टेशन करिए। अच्छा एक चीज बताइए, पिछले 50-52 साल की अगर बात करें तो अलग अलग चुनाव होते रहे, फिर भी देश आगे बढ़ा है ना। अगर चुनाव आचार संहिता से इतनी प्रॉब्लम है कि साहब 2 महीने जो चुनाव आचार संहिता लगी रहती है उसमें सरकार बड़ी पंगु हो जाती है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, कुछ नया नहीं कर सकती, कोई नई घोषणा नहीं कर सकती, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमेशा चुनाव कवर करते रहे। हम लोग डिबेट जब करते हैं, आप पता नहीं कितनी डिबेटें आपने किया होगा, उसमें आप रेशियो निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा चुनाव पे डिबेट हुआ है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिबेट कम हुआ, भाई डेवलपमेंट क्या हुआ, कितनी रोड बनी, कितनी सड़क बनी, कितनी एयरपोर्ट बनी, इस पे डिबेट कम होता है। वो अलग बात है, लोग अपना पक्ष रखने के लिए डिबेट में बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव में डिबेट होती है, चुनाव की चर्चा होती है। तो जब इस चुनाव की चर्चा एक कंसोलिडेट हो जाएगी, सर्टेन ड्यूरेशन में हो जाएगा कि भाई हमें 4 महीने तक चर्चा होती रहे, अच्छा है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं सर इससे। लोकतंत्र की जड़ें सिर्फ चुनाव के लिए, देखिए क्या है, सरकार किस लिए चुनी जाती है,
अच्छा विकास करने के लिए चुनी जाती है। अब मैं वही जो ये आरोप लग रहा नहीं भाई यूपीआई की चर्चा क्यों नहीं, यूपीआई के टाइम पर यही हुआ था, देश बर्बाद हो जाएगा, देश में संभव नहीं है, डिजिटल हो नहीं सकता। अमेरिका ने, अरे भाई अमेरिका ने नहीं किया तो हम ना करें क्या? भाई सांप सपेरों का देश हमेशा हम बने रहे, जैसे कि वो दिखाया जाता था, गांधी परिवार दिखाता था, बाहर के फॉरेनर्स आते, देखिए हमारे यहाँ सांप ये चल रहा, बीन बच रहा है। तो क्या हमेशा वही बने रहे? यहाँ के टैलेंटेड बच्चे नहीं है, वो जाते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बनते हैं। अमेरिका के अंदर देखिए गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जेपी मॉर्गन, हर कोई वहां का वर्ल्ड बैंक का हमारा जो सीईओ है वो भी यहाँ, वो भी यहीं का है। देश आगे बढ़ेगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए, खर्चे कम करने के लिए, पैसा बचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम करने के लिए, हम कह रहे हमारा जो डिबेट वो सार्थक होगा भाई, कि हम चुनाव चर्चा कभी, अभी देखिए जनरल इलेक्शन खत्म हुआ, फिर हरियाणा का चुनाव आया और जम्मू का चुनाव, देन झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, देन दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव, सुजाता जी चलिए जवाब सुन लीजिए। इसमें अगर अनुज जी जवाब करना है, क्या चीज करना है, तो पार्लियामेंट में आएगा बिल वहां पे। अरे आप लोगों के काम में भी दिक्कत आ जाएगी, टीआरपी नहीं बढ़ेगी किसी चैनल की, क्योंकि चुनावों की बात ही नहीं होगी, है ना। और आप मुझे बताइए कि जब ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी जी, जो मैं एक सिंपल सी बात बड़ी बहन हमारी, अब राहुल गांधी जी चिंता करें, एक साल केवल चुनावों में लगेगी, यानी कि सरकारें भी उस जनरल साल इलेक्शन कोई कितना काम नहीं समय कर लगता है? पाएगी, क्योंकि वो चुनाव की जनरल प्रक्रिया इलेक्शन में कितना involved समय रहेगी, लगता है, आप बता तो दीजिए। कार्य नहीं होगी। लेकिन जनहित कार्यों की भी इन्होंने एक बात दादा जी आप कही बताइए थी। जनरल इलेक्शन में कितना समय लगता है? मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए पहले, आप बताइए ना। सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगी। जो आप लोगों को डोनेशन दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पार्टी इस वक्त पावर में है उनको अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि 10,122 करोड़ का जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत डोनेशन मिला है, उसमें से जिन पार्टियों पे ईडी और एनआईए ग्रेड में डोनेशन किसको दिया? पश्चिम बंगाल में डोनेशन मिला 2,500 करोड़ को टीएमसी को मिला। इसका मतलब ये है कि आप पूरी चुनाव कांग्रेस को डोनेशन बताओ कितना मिला? अपने आप फेवर में डोनेशन की करने में चर्चा मत सक्षम करिए। ज्यादा है, क्योंकि एक डोनेशन भी ज्यादा आ रहा है, दूसरा आप सत्ता में बैठे, इसलिए आप चुनावों को प्रभावित करके आप देश पर कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी सरकार है और एक तरफ मैटर हो गया इन लोगों को। तानाशाही में विश्वास करते हैं, सिंपल सी बात है। अब आप मुझे बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन, चलिए मान लीजिए हो गया, उसके बाद अगर सरकार गिर जाती है फिर क्या होता है? तब मध्यावधि चुनाव होंगे या नहीं होंगे? तब क्या होंगे? फिर से सबको आप सारी सरकारों को तोड़ेंगे, राज्य अरे मैं छोड़िए ना, अनु की विधायक रहे, इनसे पूछिए ना। कर रहे हैं, दोबारा से होंगे नहीं, चुनाव। वो तो जब कैसे कानून करेंगे? बनेगा सुजाता जी, जब कानून बनेगा तो उसमें प्रावधान रखे जाएंगे। अरे तो वही तो आपसे पूछ रही हूँ ना, तो ये नसर भाई अनु की विधायक रहे, इनसे पूछे जैसे विधानसभा में कोई विधायक एक टेन्योर के लिए, मान लिया किसी विधायक को हो गया 4 साल के, 1 साल के लिए बच्चा, एक ही साल के लिए चुनाव होता है उसमें, उसके वो विधायक जो दूसरी बार चुनाव उसमें टिकट पाकर चुनाव लड़ते हैं। 1 साल पहले हो गया, वो 6 साल रुक रहेगा। कैसी बेवकूफी की बातें हैं भाई? क्या बेवकूफी की बातें इसमें क्या बेवकूफी की बातें? 28 में आप ये नहीं बता पा रहे जनरल इलेक्शन में सिर्फ वीवीपैट और ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा ऐड करना है, उसमें तो ईआर और डिसाइड ही नहीं हो रहा है। विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव 2029 आप ये बताइए जनरल इलेक्शन कितने समय में होता है? तो होंगे लोकसभा के चुनाव, वो वाली सरकार जो होगी उसके 6 साल बाद होगी। कैसे बातें बोल रहे हैं आप? कुछ सेंस है? अरे आप आइए ना पार्लियामेंट फ्लोर पे, डिस्कशन सार्थक बहस करिए, आप उसका रिजल्ट आप लोग का एक आदत है आउट हर चीज से लोकतंत्र है, और उसके बाद आप लोग बैठक पे आ जाते हैं। वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल ये नहीं है कि आप कहेंगे कि आप पार्लियामेंट में आइए। अरे अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि हम हर स्टेट में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में आइए। अरे आप पार्लियामेंट में नहीं है भाई। ठीक है अश्विनी जी, कितना आसान है? अगर आगे को इस पर बिल पर विचार भी होगा, बहुत सारी चीज़ें काटी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, ये कितना आसान है कि किसी विधानसभा का समय कम कर दिया जाए, किसी विधानसभा का समय बढ़ा दिया जाए? ये कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौतियां तो देखिए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है संविधान का संशोधन और कानूनी बदलाव। यहाँ जहाँ हर छोटे वंदे भारत ट्रेन को लेकर के चल रही है, उसको लेकर जब विवाद पैदा हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, तो इतना बड़ा देश में बदलाव हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखिए विरोध तो होगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में जब संशोधन होगा तो पार्लियामेंट के अंदर भी लोगों का नेता लोग जो है एक दूसरे के ऊपर करेंगे विवाद, विरोध तो होगा वहां। इसके बाद राज्य विधानसभाओं से पास होगा। वैसे लोकसभा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन अगर पहले मान लीजिए भंग करके फिर यूनिटी गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें अपोजिशन पार्टी का कंसेंसस कैसे लेंगे आप? कौन एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करेगा?
ये सब चीजें तो होंगी। सबसे बड़ी जो चुनौती होगी कि अगर राज्यसभा या राज्य के चुनाव विधानसभा भंग करते हैं तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाएंगे। ईवीएम और वीवीपैट के बारे में तो आपने विद्वानों के सुन ही लिया, कितने मशीनों की जरूरत पड़ेगी, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और आर्म हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, वो फोर्सेस कैसे पूरे देश में पूरी करेंगे, वो भी एक बड़ी चुनौती करके होगी। परंतु जो कमेटी है उस कमेटी में हर फील्ड के लोग हैं, सुभाष कश्यप जैसे भी लोग हैं उसी कमेटी में आप देखेंगे तो अपने रामनाथ कोविंद जी तो निश्चित तौर पर हैं, उसके अलावा और भी आप अधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आजाद जी हैं, इनके सिंह जी जो वित्त आयोग संविधान के जानकार भी हैं, संजय कोठारी जी संविधान, हरीश साल्वे साहब हैं। इन लोगों ने उसको पूरा रोड मैप एक तैयार किया है, वो रोड मैप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो वो। लेकिन चुनौतियां तो हर अच्छा काम होता है, चुनौतियां होती हैं उससे आप अच्छा काम मानते हैं? निश्चित तौर पर ये वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत अच्छा स्टेप है, हमारे आपके हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। नेता कम पैदा होंगे, प्रोडक्टिव चीजें ज्यादा होंगी, आप जैसे पत्रकार बड़े पैदा होंगे। वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर। ठीक है, एक सवाल में अनूप जी से ले लूं। अनूप जी, आपको लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे विधानसभा के चुनाव पर भी, जो राज्य के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो कहीं दब कर रह जाएंगे? नहीं, हमको इसकी कोई आशंका नहीं है। हमको तो इस बात की आशंका कि सरकार इस तरीके की फिजूल की कवायद करना क्यों चाहती है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? दिया, देखिए मेरी बात, वर्क फोर्स है, अबुल खर्चे हैं, वो कम होंगे। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा एक निवेदन भी है कि जितने भी पैनलिस्ट रहे सबको संतुलन में समय मिले, मुझे सबसे कम समय मिला है। मेरी बात सुनिए, खर्च कम करने की बात हो रही है, बार बार खर्च करने की बात हो रही है। अभी हमारे कानूनी विशेषज्ञ महोदय ने कहा कि नेता कम पैदा होंगे। राजनीतिक लोग कम कैसे पैदा होंगे भाई? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये तर्क। और क्यों नेताओं से राजनीतिक लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों इतनी दिक्कत है भाई? देश का लोकतंत्र राजनीतिक लोग चला रहे हैं, वही विधानसभाओं में जा रहे हैं, वही लोकसभाओं में जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में लोग आ जाए तो इससे इतनी बड़ी परेशानी है हमको। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये फिजूल की कवायद कर क्यों रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं खर्च कम की, कल यही सरकार ये कहेगी कि साहब लोकसभा में और विधानसभाओं के प्रति मिनट की कार्रवाई में कई करोड़ रुपए खर्च आते हैं, तो इनको 3 महीने को चलाया जाए, साहब 6 महीने में 2 दिन का हो जाए, सारे बिल पास हो जाए। ये फिजूल की बहस क्यों हो? और एक सवाल बार बार आ रहा है, साहब आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? भाजपा की और संघ की विचारधारा की सबसे बड़ी खामी क्या है कि ये असहमति को ही विरोध मानते हैं। हम विपक्ष हैं, लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है, हम अपनी बात क्यों नहीं कहेंगे? अगर हम सरकार के किसी मुद्दे से नहीं सहमत है तो हमको अधिकार है अपनी बात कहने का, और ताकत से कहने का अधिकार है। ये सरकार ये क्यों अपेक्षा करती विपक्ष से कि हर चीज में उसके सामने समर्पण कर दे? दरअसल इस सरकार अनिरुद्ध जी ने एक बात कही थी शुरू में, अनूप जी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई परेशानी है, कोई आशंकाएं आपकी हैं तो उस पर बैठ सकते हैं आप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्यों लाना चाहती है, समझाएं, सरकार से पूछिए भाई क्यों लाना चाहती है, आप हमें समझा दें, हम आपका समर्थन कर देंगे। अनिरुद्ध जी जिस विचारधारा के हैं उस विचारधारा में बहस की गुंजाइश नहीं है, असहमति की गुंजाइश नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। इनको विरोध से इतनी परेशानी क्यों है? लोकतंत्र में विरोध कोई असामान्य चीज है क्या? अगर लोकतंत्र में हम विरोध नहीं करेंगे, मतलब ये कोई प्रस्ताव लाएं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कह दें साहब हुजूर हमारी बात सुन लीजिए। अनिरुद्ध जी जवाब दे दीजिए, विरोध को मिनिमाइज करने के लिए ला रहे हैं, ये सीधा सवाल है अनूप जी का कि विरोध को कम से कम कर दो पूरे देश में। मैं कह रहा हूं कि सार्थक चर्चा के लिए पार्लियामेंट फ्लोर है। आप कोई भी, जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, अरे सार्थक चर्चा ये होती है क्या कि आप डिबेट में बैठ करके यूपीआई की और बोलने दीजिए, पहले उनका जवाब सुनिए की बात करें। नहीं तो संसद में बहस की अगर ये बात करेंगे तो यहाँ पे बहस करने आए क्यों है? ठीक है, पहले उनका सवाल जवाब सुन लीजिए पहले, उसके बाद। विपक्ष के लोग, दोनों विपक्ष के लोग खूब बोलते हैं, पूरा समय इनको मिलता है, फिर भी इनको लगता है कि बहस होती नहीं है और क्या कहते हैं तानाशाही है, ये सारी बातें हैं। और मीडिया सबसे ज्यादा खिंचाई अगर करती तो बीजेपी के लोगों को करती, और हम लोगों को बड़ा हर्ष होता है जब खिंचाई होती तो हमें अपने मुद्दे बताने का बड़ा मौका मिल जाता ज्यादा से ज्यादा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को कुछ भी परेशानी हो, लगभग 65 पार्टियों से कंसल्टेशन किया गया, 45 पार्टियों ने रिप्लाई दिया,
32 पार्टियों ने उस पर सपोर्ट किया। अगर मान लिया किसी को कुछ भी लगता है, पार्लियामेंट्री फ्लोर पे आए भाई, डिस्कशन के लिए फ्लोर बना है ना, उस पे आए, डिस्कस करे, जो भी सार्थक चर्चा नहीं इसमें ये कमी हो सकती है, केवल संसद में क्यों अच्छा करें? किया जा सकता है, ये इसको ऐसे बुरा लोकतंत्र है। दूसरी बात हर एक यूपीआई कोई की चर्चा हो रही स्टेक थी, होल्डर है, नजर हर भाई यूपीआई व्यक्ति बात का हो रही मत थी। मायने मैं रखता बड़े है। सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, यही वो लोग थे जो विरोध कर रहे थे कि डिजिटल इंडिया आज सक्सेस नहीं होगा, यूपीआई सक्सेस नहीं होगा, अरे भारत आप लोग अमेरिका नहीं कर विरोध पाए, कर भारत रहे थे आज कि पूरे वर्ल्ड में IT अगर यूपीआई से रेवोल्यूशन ट्रांजेक्शन आए। होता है अरे थोड़ा दिमाग 50% इस्तेमाल से कर लीजिए। शेयर होल्डर आपकी अटल बिहारी किसका है? वाजपेयी जी भारत और का है। अडवाणी जी ये सारे कितना लोग जितने लोग विरोध बैठे कर दोनों रहे पैनलिस्ट थे बैठे हुए हैं कि कांग्रेस और सपा के, कि दोनों लोग यूपीआई पेमेंट यूज करते हैं, लेकिन ये कहेंगे नहीं नहीं आपको ऐसा याद नहीं करा है, रही हूँ, यही वैक्सीनेशन में किया गया था। का कितना मैं ये विरोध कह किया रहा हूँ था कि हर राजस्थान चीज के को मुख्यमंत्री बैलगाड़ी विरोध में क्यों आप चल के करते आ गए हैं? थे। आप आइए ना कंसल्टेशन के लिए, आप अरे विजिट और आउटलेट क्यों कर बैलगाड़ी देते में हैं? आए थे, बैलगाड़ी में, याद है? फिर भैंसों की बात आपके प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं, पर तब तो बैलगाड़ी पे चल के क्या आए थे क्या आप बात कि करती हैं? भैया बैलगाड़ी, इंफॉर्मेशन भैंस गाड़ी, ये टेक्नोलॉजी सब में ठीक है, बातें ठीक है। बुद्धि चाहिए वाली क्या आप कंप्यूटर बात ना करती हैं? भारत में। यहाँ बात डिजिटल इंडिया की हो रही, ईवीएम और क्या कहते हैं हाँ, वीवीपैट की बात हो रही है, डिजिटल पूरी इंडिया बात तो तभी डिजिटल आएगा इंडिया जब कहाँ से इंफॉर्मेशन आ बात हो रही है, आप टेक्नोलॉजी कहाँ आएगी, बैलगाड़ी की कंप्यूटर पालक आए। बुद्धि वाली बात चलिए कर रही ठीक है? है। अनूप जी कुछ कहना चाह रहा है। मैं ये अनूप जी कहना कुछ चाह रहा हूं, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं और फिर अनिरुद्ध जी ने उस बात को प्रमाणित कर दिया कि बात मुद्दे से हट करके क्यों भागते हैं लोग। मैंने एक सवाल किया कि भाई विरोध से आपको इतनी परेशानी क्यों है? आप हर चीज पार्लियामेंट के फ्लोर पे बहस की क्या बात करते, क्यों बात करते हैं? क्या देश के मीडिया के वहां पे समक्ष कहा अगर हम जाता है अपनी बहस बात- नहीं करते, ऐसे अगर- बात कर देते अनुज जी हैं। सुन लीजिए, अनुज जी सुन लीजिए, अगर हम देश का मीडिया हमसे कोई सवाल कर रहा है और हम अपनी असहमति जाहिर कर रहे हैं, इस सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, तो इनको इतनी घबराहट क्यों है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा? और जो यूपीआई और डिजिटलाइजेशन का बड़ा ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, इसी डिजिटलाइजेशन में कितने तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए इन्होंने क्या प्रोटेक्शन किया है वो, लेकिन उन सवालों को लेकर क्या डिबेट नहीं हो रही है। मेरा यह कहना है कि भाजपा के मित्र लोग जो हर सवाल को अपने विरोध से जोड़ लेते हैं, ये विरोध नहीं है, हम विपक्ष हैं, हमको अपना अधिकार कहना है इस बात का कि हम अपना जो हमारा पक्ष है, हमारे जो विचार है वो हम रख सकते हैं जनता के समक्ष, और ये जनता फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत है। लेकिन लोकतंत्र में असहमति और विरोध अगर कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि जो बार बार ये बात कही जाती है कि ठीक है संघ की अश्वनी जी, मैं चाहूंगा विचारधारा कंक्लूड करें आप। असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात सही है। ऐसा ना हो कि वकील कम पैदा होने लग जाए वैसे। चलिए, अश्वनी जी। देखिए, मैं दो बड़े आदर के साथ ये कहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की उन्नति के लिए जरूरी है, और लेकिन एक कंसेंसस के साथ कंसेंसस ऐसा होना चाहिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो नेशनल पार्टीज हैं उन सबके साथ बात करके सहमति से गुण दोष दोनों पर चर्चा करके संवैधानिक संशोधनों के साथ लागू करें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश की उन्नति के लिए जरूरी। इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, व्हाइट और ब्लैक दोनों तरह के पैसे उसमें लगते हैं। आप देख ही रहे हैं तमाम कितने पैसे सीज होते हैं जिस समय चुनाव होता है, किस पॉलिटिकल पार्टी का होता है, उस सब पर हम नहीं जाते। लेकिन ये खर्चा बहुत होता है, लेकिन खर्चा कभी भी कम नहीं हुआ है। मैं अभी एक दो दिन जब से ये आया और तब से चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता थे, वो बाकायदा आंकड़ा लेकर आए थे कि पहले इलेक्शन में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो साहब 11 करोड़ रुपए 1952 में बहुत होते थे। उस वक्त सोना 50 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ करता था, आज 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर है। तो ये फर्क भी रखना चाहिए ध्यान में। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था कि चुनाव लड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत महंगा हो गया चुनाव, इस और ध्यान थोड़ी दिया जाएगा। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए आप अपनी। राजनीतिक स्थिरता किसी देश में जब होती है और बार बार चुनाव मोड में नहीं जाते तो विकास कार्यों पर, नीतिगत कार्यों पर और अधिकारियों का समय, एनर्जी बचती है, तो पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। और वो जब पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो जनता के हित में होते हैं। बार बार चुनाव से कुछ मुद्दे गौड़ हो जाते हैं राज्यों में, ठीक है, जगह निकाय चुनाव तो